धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई खबरों की, और लेबनान का भी जिक्र होता है। और इन तमाम खबरों को इसलिए मैं आपके सामने रोजाना रख भी पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कनाडा और भारत की जो तनातनी चल रही है, उस बीच निज्जर और पन्नू को लेकर, पन्नू का मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है और निज्जर का मामला कनाडा से जुड़ा हुआ है। निज्जर की हत्या हो चुकी है और पन्नू की हत्या की साजिश रचने का, हत्या कराने का आरोप लगाता है अमेरिका भारत पर। उसको लेकर कुछ नए मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? अब देखिए, हमने इस पर काफी बातें की हैं। नई जानकारी में मतलब उसको उन्होंने एक सूत्रबद्ध किया है। वहां के राजदूत जो हमारे यहाँ थे, मैक्रन मैके, इन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट है, मतलब एक सूत्र के ढंग में, कि ये जो दोनों घटनाएं घटी हैं, कनाडा में मारा गया और अमेरिका में मारने की कोशिश की गई है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, यानी एक साजिश के तहत है। अकेले अकेले मान लीजिए कि संयोग हो सकता है कोई किसी मारा, वैसा नहीं है, यह है। और दूसरा चीज यह है कि उन्होंने कहा कि भारत यदि यह सोचता था कि इनको मरवा के जो भी हम अपने यहाँ अपना दम खम कर लेंगे, हमने ये किया वो किया है, और उत्तरी अमेरिका में, यानी कनाडा अमेरिका में करवा के बड़ी शांति से वो निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी भारत की। हम लोग ऐसे मतलब नहीं है कि हम नहीं पता कर सकते। इसके साथ साथ मुझे याद आ रहा है, इनसे यह भी पूछा गया जिस इंटरव्यू में बातें दे रहे थे, कि आपके प्रति जो रुख अपनाया गया, यानी कनाडा के प्रति जो रुख अपनाया गया है, अमेरिका के प्रति तो नहीं दिख रहा, वैसा होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की बात अलग है, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है और पूरे दुनिया भर में उसकी खास पहुंच है, हमारी वैसे नहीं है, इसलिए अमेरिका के खिलाफ भारत ऐसी कोशिश नहीं करेगा। हालांकि इसको उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अमेरिका में भी तो मारने की कोशिश की गई थी। बिश्नोई ग्रुप से साफ साफ जोड़ते हैं। और इसके साथ जो विकास यादव की बात है, जो इस घटना के मतलब उनका नाम आने के बाद करीब 3 या 4 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, इसकी हम बातें कर चुके हैं, तो इसकी भी चर्चा करते हैं कि वह निश्चित रूप से वह पीएमओ ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से रिलेटेड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का बंदा था, वह ऐसा वैसा नहीं था। यानी ये जो घटनाएं हम कर रहे हैं, पुलिस ने उठा के डाल दिया कि बिश्नोई ग्रुप से उनसे पैसे लूटने के लिए और वो हफ्ता मांगने के लिए कर रहा है, इसके लिए जेल में डाले हैं, यह झूठ बात है। और अंततः वो कहते हैं कि ये यूएस के साथ कनाडा वाला व्यवहार नहीं चलेगा, मतलब जिसकी मैंने बात की कि यूएस के साथ नहीं चलेगा, इसके बावजूद कनाडा चाहता है कि भारत से बेहतर संबंध हो, लेकिन इस तरह की बचकाना हरकतें ना करें। जी चलिए, एक और जहां कनाडा और अमेरिका भारत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं रूस चाहता है कि भारत यूएनएससी का हिस्सा बन जाए, लेकिन सिर्फ वो भारत को ही नहीं चाहता, और भी कई और देशों की बात कर रहा है। हाँ, उन्होंने कहा, ये हर जगह सवाल उठ रहा है। 1945 के बाद से बना हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें उसकी एक जनरल असेंबली, जीए जनरल बॉडी थी, और उसमें आपने एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाया है 5 लोगों का वीटो के साथ, यानी जो भी नीचे वाले कहें उसको वो खारिज करें। अब वह मायने नहीं रखता है। हम वास्तव में देखें तो फ्रांस को आपने दिया हुआ यह अधिकार, यह जर्मनी क्यों नहीं? क्योंकि जर्मनी हारा था उस समय, लेकिन अब जर्मनी भी काफी तब से आगे बढ़ चुका है। खैर, ये जर्मनी की बात नहीं करते। लावरो ने अपने बात में कहा कि हम इसके समर्थन में है कि भारत, ब्राजील और अफ्रीका से, केवल साउथ अफ्रीका की बात नहीं करते, अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट और काफी देश जिसके 70-80 जितने भी देश हो और बड़े बड़े भी देश है, तो उसमें साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया जो भी आता है, उनको भी पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से कहें वास्तव में तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल को भंग कर देना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। अगली खबर आ रही है बिल्ली की मांस से जुड़ी हुई। इसको लेकर बांग्लादेश और मालदीव के अंदर तनातनी क्यों हो रही है? यह भी अजीबोगरीब बात है। यह 32 वर्ष का कहते हैं कि यह इलीगल माइग्रेंट था, बांग्लादेश से वहां मालदीव में पहुंचा। हालांकि बांग्लादेश से मालदीव पहुंचने के लिए किस रास्ते से गया, क्या गया, वह सब नहीं पता है, लेकिन इक्का दुक्का होगा, 32 साल का था। और इसके पड़ोसियों ने कुछ वीडियो बना के डाल दिया कि यह आसपास में बिल्लियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, घर में भी शायद
उन्होंने कहा कि बिल्ली मरने की या चिल्लाने की आवाज आ रही है, और बिल्ली का मीट बनाकर जहां बेचना होता था वो करता था, और इसलिए संभवतः अभी पकड़ा भी गया होगा। 5 दिन का इसको नोटिस दिया गया था, अभी तक शायद पकड़ लिया होगा। ये जाकर सरेंडर करेगा, भाग तो सकता नहीं, मालदीव से इतनी आसान है। हालांकि मुझे आश्चर्य होता है कि यदि ट्रंप को पता चलेगा तो बोलेंगे कहाँ बिल्ली का मीट खाया जाता है, और जो हैती से आए हुए हैं वो सही में बिल्ली खा रहा है। जी चलिए अगली खबर है नेपाल से। उसने कसम खाई है कि वो अपनी धरती से चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देगा। अब चीन के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, वैसे ही जैसे भारत के साथ था, या अभी भी कहें तो आर्थिक संबंध है। भारत से भी पेट्रोल वहां जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जाता है, और भारत में जो रेट मिलता है उससे 1.5 गुना मतलब सस्ते मिलता है। मान लीजिए यहाँ 90 रुपया तो वहां 60 रुपया मिलता है, चूंकि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से लेता है। और भारत सरकार के जो मोनोपोली प्राइसिंग है जो हमारे ऊपर लागू होता है, नेपाल में नहीं होता है। लेकिन इसके बाद नेपाल को काफी आर्थिक और सामरिक मदद मिलता है, जिसमें सैन्य मदद भी है, और दूसरा तो है ही है। और कहने के लिए जो ओली वहां के प्रधानमंत्री है, वह वहां की जो पार्टी है उसके भी वह चेयरमैन है, जो जनरल सेक्रेटरी होते बाकी देशों में, लेकिन चीन और ये नेपाल में चेयरमैन होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और इसलिए ये जो आए हैं वहां के एक वहां की पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन तो नहीं आए हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी से, यानी सेंट्रल कमिटी के हैं, सबसे अधिक मतलब ऊपर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कहें तो इनका महत्व होता है। और इन दोनों की बैठक में इन्होंने ऐसा कहा है, और कहा है कि नेपाल चीन के महत्व को, अपनी दोस्ती को बहुत जबरदस्त मानता है। चीन की प्रशंसा की कि वन नेशन थ्योरी मानता है, यानी ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन ने अपने यहाँ गरीबी खत्म कर दी है, बहुत बड़ा एक पूरे विश्व के लिए उदाहरण है, और हम चीन के साथ रहेंगे। और अपनी धरती पर, जैसा आपने कहा, कि हम चीन की बुराई होने या चीन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं। ब्राजील, यहाँ के राष्ट्रपति ब्रिक्स में जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा बता दिया कि प्रोग्राम रद्द हो गया। क्या हो गया जी? अब लूला जी गिर गए तो कहते हैं कि अपेक्स ऑफ द नेक, सर में पीछे कहीं चोट लगा है, और इसलिए कहा गया कि आप ये मतलब लंबी यात्रा ना लें, क्योंकि ब्राजील से रूस आने में काफी टाइम तो लग ही जाएगा। इसलिए जो भी है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात कर लें। हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, जहां तक ब्राजील की बात है, लूला की बात है, लूला डी सिल्वा की बात है, उनमें बड़ी ही पॉजिटिव बात करते हैं। वह अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ है, फिलिस्तीन के समर्थक में है, इसलिए उनका शारीरिक रूप से आना बड़ा महत्वपूर्ण होता। खैर जो भी हो, ऐसी हालतों में उन्हें ना लेने का जो भी उन्होंने निर्णय लिया है सही ही है। जी ये तुर्की बड़ा आजकल रेड कारपेट बिछा रहा है। अभी ईरान के विदेश मंत्री वहां होके गए, अब यूक्रेन के विदेश मंत्री आने वाले हैं। वहां का मीडिया कह रहा है साहब यूक्रेन का विदेश मंत्री आ रहा है, यूक्रेन का विदेश मंत्री आ रहा है। तो क्या हो गया भैया? यूक्रेन वह देश है जो किसी का नहीं, सॉरी यूक्रेन की तो बात मतलब जो है वो तो में ही है। तुर्की ऐसा देश है जो किसी का भी नहीं है, ना वह नेटो का पूरी तरह से है, ना वह यूरोपियन यूनियन का है जिसका वो मेंबर नहीं है, बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह ब्रिक्स में भी आ रहा है, और दूसरे तरीकों से पूरी दुनिया में अपना धंधा करना चाहता है। यूक्रेन के साथ जो युद्ध शुरू हुआ था शुरुआती दौर में, महत्वपूर्ण है। उसने कई तरह के संधि यूक्रेन से भी किया था, रशिया से भी किया था। यूक्रेन को वह अपना, उस समय उसके काफी एडवांस थे ड्रोन्स, अब तो उससे ज्यादा एडवांस निकल गए, वह भी बेचता था, यानी हर तरह का धंधा करता। तो सबसे बड़ा चीज था कि ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर का थे। ब्लैक सी तो समुद्र है यूक्रेन के दक्षिण में, और यहां से जो अनाज था, यूरोपियन यूनियन का अनाज का आना जाना बंद कर दिया गया था। तो यूक्रेन ने जो भी किया था, यानी अपने गेहूं अनाज जितने भी है, तिलहन दलहन जो बोलते हैं, तेल बनाने की जितनी चीजें होती है, दाल की जितनी चीजें हैं और बाकी सब चीजें हैं, ये भारी मात्रा में जहाजों से एक्सपोर्ट करता था। शुरू में इसलिए दिया गया था, रूस ने इसलिए तैयार हुआ था कि वो अफ्रीकी देशों को जाएगा। बाद में पता चला कि सारे के सारे यूरोप देश में जा रहे हैं और वो लोग खा पी रहे हैं, और जो अफ्रीका को दे रहे हैं, जो मुफ्त में जाने वाला था रूस से, उसको वह दाम देके अफ्रीका से खरीद रहे हैं। मतलब ये धंधा जो है ना, बड़े ही गंदे स्तर के ये लोग हैं। खैर, तो उस चीज को 1 साल के बाद रूस ने बंद कर दिया। अब चुपचाप ये काम चल रहा था, क्योंकि उस समय रूस को पता चला था कि जब जाता है गेहूं अनाज लेके, आता है तो गोला बारूद लेके आ रहा है।
और हाल फिलहाल में वही काम शुरू हो गया था। अभी 4-5 बार उस ठिकाने पर यानी ओडिशा के ठिकाने पर उसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल उस पर दागे और बड़ा ही जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। जितने गोला बारूद थे 4-5 उड़ गए। अब यूक्रेन छटपटा रहा है और एक यह महत्वपूर्ण कारण है युद्ध के लिए, धंधा के लिए, कि तुर्की के पास जाए, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड की बात तो ये मानने से रहा, नेटो और यूरोपियन यूनियन की बात मानने से रहा रशिया, इसलिए वह कारण है। बाकी सब तो है ही है, चाहे ड्रोन और दे दो, हमारा भी कुछ अनाज दो, वगैरह वगैरह। जी, अगली खबर आ रही मैक्सिको से। एक पादरी पूजा करके लौटे, उनकी हत्या कर दी गई। क्यों हुआ ऐसा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अगस्त में ही वहां कहते हैं कि चियापस जगह है जहां इनकी हत्या की गई है। 50 लोग, 500 लोगों की हत्या हुई है। यानी ये जगह ऐसा है, चियापास है, पूरे मेक्सिको में कहें, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे ड्रग माफिया, रिफ्यूजी माफिया, यानी दूसरे देशों से रिफ्यूजियों को लाके अमेरिका पहुंचाना या रास्ते में उनको अमेरिका को बता देना, जो भी नई संधि हुई है उसके हिसाब से, कि भाई ये तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं, चुपचाप कर लो। और ये जो पादरी थे, यह कहने के लिए पादरी थे, लेकिन यह वहां के जो लोकल थे, आदिवासी थे, ओरिजिनल लोग थे, जिनके अगेंस्ट में बाहर से आने वाले लोग उनको दबा के रखते हैं, जैसे अमेरिका में भी है, भारत में भी है। तो इनके पक्ष से बहुत लड़ते थे। यह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, जिसमें 400-500 लोग इतने मारे जा रहे, उनके खिलाफ बहुत थे और ये आवाज उठाते थे। नेचुरली इनका कोई बंदा आके इनको ठोक गया और मार दिया। दुर्भाग्य। जी, क्या कर सकते हैं। चलिए, आपने अमेरिका का जिक्र किया तो अमेरिकी चुनाव की तरफ चलते हैं और यहाँ जो पहला अपडेट है वो आ रहा है ट्रंप से। ट्रंप बाबा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 80 साल की उम्र में भी इतने एनर्जेटिक हैं और शेप यानी हलवाई बन सकते हैं। इसके पहले ओबामा ने कहा था कि जहां तक कमला हैरिस है, वो जमीन की, धरती की मतलब महिला है और हमारे यहाँ उस तरह के राष्ट्रपति की जरूरत है और वह राष्ट्रपति बनने को तैयार है। यह भी बार बार कहती है कि मैकडोनल्ड में काम करती हो। तो यह प्लान करके ये पहुंचे हैं वहां से पास में, और ये आधा घंटा से अधिक तक रहे। उसमें दिखाया गया है कि आलू को जो है सो तेल में उबाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, कुछ चिप्स बना है, लोगों को बांट रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने जितना काम किया उससे आधा घंटा मैंने अधिक काम किया। तो इन्होंने शायद दूसरे देशों से नहीं सीखा है कि अपने अपने घुटने पर टेक जाए जो ब्लैक लोग के हैं और उनका पांव धो दे तो उनको बहुत सारे वोट मिल जाएंगे। बाय द वे, इनको याद दिलाया गया कि कल जो घटना हुई थी संडे को, कमला हैरिस 59 साल की नहीं, 60 साल के हो गए, उनका बर्थडे था। तो इन्होंने हैप्पी बर्थडे भी, इन्होंने इनको हैप्पी बर्थडे भी विश कर दिया। जी, और ट्रंप समर्थकों को लेकर कुछ ऊल जलूल बोल गए हैं ओबामा, उसकी खूब चर्चा हो रही है। अब ओबामा ने कहीं मतलब डांट लगा दी, कुछ इनके खिलाफ हंगामा हो रहा था, कुछ बोल रहे थे, तो अंग्रेजी में उन्होंने झाड़ दिया कि भाई हमें नहीं समर्थन करना है तो यहाँ हंगामा ना मचाए, गो डू नॉट क्रिएट शिट ओवर हियर, यानी यहाँ गंदगी ना पैदा करे। शिट मतलब यहाँ पखाना नहीं होता, अंग्रेजी में कहने मतलब गंदगी होता है। ओ शिट, ओ माई शिट, ये सब कहते हैं। तो इस तरह की है, तो इस पर भी मीडिया पर हंगामा हो रहा है कि आप राष्ट्रपति थे, इसका मतलब बहुत तेज तरह बड़ी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ओबामा अपने समय के वह एक युद्ध अपराधी थे, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, वॉर इंडस्ट्री और बड़े बड़े तेल के कंपनियों के लिए काम किया, जो सही बात है। जी, चुनाव होने तक एलन मस्क रोजाना $1 बिलियन दान देंगे। ये तो बड़ी खबर होनी चाहिए सर। 1 मिलियन डॉलर पहले भी शायद 35-40 मिलियन दे चुके हैं और अभी भी 1 मिलियन हर रोज देंगे। बिलियन होगा तो मुझे पता नहीं, इसका हम लोग बाद में देख लेंगे, जो भी है। तो यह काफी भारी मात्रा में, और पेंसिल्वानिया जहां पे इन्होंने अनाउंस किया, अब तो ये मतलब वहां जो रैली होता है उसमें भी शामिल होते हैं। इनको नजर आ रहा है कि ओबामा को के समर्थन में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ यदि मैं सही काम कर पाया, ओबामा का यदि कहे तो कमला हैरिस के बाद ज्यादा असर है जनता के ऊपर, और ट्रंप की सत्ता आ गई, यानी ट्रंप राष्ट्रपति बन गया, तो यह भी कहीं ना कहीं मंत्री बनेंगे। और जो भी पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में ना देके जो ओपनली दे रहे हैं उसका 10 गुना कमाएंगे। यहां भी जैसे होता है, हर जगह होता है। और इस पर वहां के पेंसिल्वानिया के गवर्नर ने कहा है कि भाई ये तो इलीगल लगता है, ऐसे कैसे आप इतने पैसे देकर जनता को भड़काइएगा, जनता को कीजिएगा। तो मैं एक लाइन यही कहना चाहता हूं, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में, खासकर अमेरिका इंग्लैंड में, जो कहते हैं कि प्रजातंत्र का गढ़ है तथाकथित रूप से, वहां भी चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है और ना ही जनता के लिए है। जी,
असल में बनाई उन्होंने ही है, तो जनता के लिए छोड़ेंगे कहा, पूरी दुनिया को उसे फॉलो करने के लिए भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र है, तो वो जो करेंगे उसी का अनुसरण पूरी दुनिया में होगा। अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। पहला अपडेट आ रहा है सऊदी अरब से। खबर छपी है महज एक हफ्ते के अंदर 21,950 अवैध प्रवासियों को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, और उस पर बहुत गर्व कर रहे हैं कि हमने लोगों को पकड़ लिया है और अपने यहाँ जो अप्रवासी हैं, जो गैर कानूनन आए पहुंचे हुए हैं, उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। वैसे इतना याद करने की बात है कि एमबीएस ने कहा था, जो वहाँ के तथाकथित रूप से प्रिंस हैं, कि हमारे यहाँ वैसे लोगों का स्वागत है जो टेक्निकली या किसी और चीजों में खास एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, इन लोगों को बुलाएंगे। लेकिन ये साधारण मजदूर लोग पहुंचते हैं, साधारण इंसान पहुंचते हैं, तो उनको लात मारा जाएगा, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी, आम आदमी की कोई वक़्त नहीं है। खबर छपी है कि ऑस्ट्रेलिया भी मैं फिर से जोर दे रहा हूं भी पर, ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ और लोगों ने कहा है, कहने के लिए तो इंग्लैंड ने भी 3 या 4 कंपनियों में 200 कंपनियों में से उस पर बैन लगा दिया था, जो हार्डली कुछ चीज भेजते थे इजराइल को। वैसे जो बाकी कंपनियां, उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि जिन पर बैन लगा है उसका 100 गुना एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है। याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक यहाँ मारा गया था, जो उसमें काम कर रहा था गाजा पट्टी, वर्ल्ड किचन में। जी बिल्कुल, आपको सही याद है। और उसके बाद से शोर मच रहा था। इजराइल की तरफ से कोई भी उसका ना माफीनामा आया, ना कुछ उसका जो भी उन्होंने किया खोज खबर किया नहीं आया। तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम बैन लगा देंगे। और यदि वास्तव में बैन लगाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया अभी यूक्रेन को बहुत मदद कर रहा है। जितने भी टैंक बन रहे हैं, बारूद बन रहे हैं, यूक्रेन को जा रहा है। यहाँ भेजने के लिए उसके पास बचा ही नहीं है कुछ है। तो कुछ बैन लगाने से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकली जो असर होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल हो गया है जो बैन लगाने की बात कर रहा है। जी, गाजा में एक जगह पड़ती है सर, बेतलाहिया, वहां पे कल एक जनसंहार हुआ, 87 लोग मारे गए, महिलाएं और बच्चे, और जिस तरीके की तस्वीर आ रही है वो रोंगटे खड़े कर रही हैं। अब उसको लेकर ओआईसी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या कुछ होगा उसकी प्रतिक्रिया से? ओआईसी की प्रतिक्रिया जहां तक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इन लोगों का मीटिंग यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो रहा था। इन लोगों की इतना गम है, इतना कष्ट है, तो कम से कम इतना तो करें कि जो भी अमेरिकी अड्डा है, सैनिक अड्डा इनके यहाँ, और मोसाद के जो सेंटर से, उसको तो निकाल दो, कम से कम उतना तो कर दो, तब हम तुम्हारी बात मानने को तैयार होंगे। बाय द वे, मुझे इस पे याद आया कि शायद इस रिएक्शन में इसने मारा वहां पे, क्योंकि उन्होंने आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड वो एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक्सप्लोड करके एक ब्रिगेड कमांडर, प्रोबेबली ब्रिगेडियर रैंक के बंदे को, या जो भी रैंक रहा हो, ब्रिगेड कमांडर को, शायद ब्रिगेडियर ना हो, कर्नल या मेजर जो भी रहे हो, उसको उड़ा दिया, उनको मार दिया। बाकी भी सैनिक आसपास जो थे वो मारे गए, बुरी तरह घायल हुए। ये एक अच्छा, मतलब हमास के लिए अचीवमेंट था कल। जी बिल्कुल, आप सही करेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो तो जो हमास ने आज कहा है कि जहां जहां अमेरिका के दूतावास हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करो, उन्हें घेर लो, तभी हम गाजा में और लेबनान में जंगबंदी होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहली बार बोले हैं, उन्होंने भी फिलिस्तीन का जिक्र किया है सर। फिलिस्तीन का जिक्र तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कहने के लिए हमारा देश भी कहता है कि हम फिलिस्तीन के पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है। वैसे इंडोनेशिया रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे किस रूप से वो मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखने की बात है, क्योंकि इंडोनेशिया की इतनी ताकत नहीं है कि वह आर्थिक रूप से भी अभी मदद करने में असमर्थ है, क्योंकि वहां पहुंचेगा कैसे, और मिलिट्री रूप से तो कर ही नहीं सकता है। डिप्लोमेटिक वे से जितना करना चाहिए उसको जरूर करेगा। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति अपने ही वित्त मंत्री से क्यों भिड़ रहे हैं? देखिए, यह भी इस चीज को हम समझें। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो भी हमारा कारण है, हमारे आर्थिक विपन्नता की या कष्ट की जो भी हो रहा है, जिसमें उनका रियाल या जो भी उनका यूनिट है रुपये का, यानी मॉनेटरी का, वह बुरे हालत में है। सोने का दाम बढ़ रहा है कि लोगों के पास कुछ उपाय नहीं है, और युद्ध की संभावना को देखते हुए ईरान की जनता ने पैसे खर्चे करने कम कर दिए हैं, मतलब तकरीबन बंद सा कर दिया है। इसलिए जो भी सामान बिकना था वह भी खत्म हो गया है। तो इसका दोषारोप लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज पे। उन्होंने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसे हम तेल नहीं बेच पा रहे, उसके कारण थोड़ा नंबर 1 लगाया, और इसलिए कहते हैं कि हमें
इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब जनता के ऊपर दबाव करना है, जनता से खींचना है पैसे, ना कि जनता की मदद से लेके आगे बढ़ाना। ये कर रहे हैं इसका, ये यहाँ के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान इसका विरोध कर रहे हैं कि यह बकवास कर रहे हैं। जो भी है वेस्टर्न, वो खुलेआम रूप से कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री जो है वह दुष्ट है, एविल है, और उसके कारण हमें यह कष्ट है, लेकिन यह कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन यह लोग जो भी हैं, चाहे वो उसके राष्ट्रपति हो, फिनांस मिनिस्टर हो, वहां के रिलीजियस सुप्रीमो हो, सुप्रीम लीडर हो, यह इनकी समझ से बाहर की चीज है कि यह आर्थिक विपन्नता जो है इस कारण है चूंकि पूंजीवादी उत्पादन है। यानी आपका माल जब तक नहीं बिकेगा तब तक नहीं होगा। आप यदि अपना चीज सीखना चाहें तो कम से कम उन देशों से सीखे, बोलीविया से भी देखे, हालांकि पूरा समाजवादी नहीं है वह, अपने में सब लोगों का काम देकर। और ईरान के पास अभी भी बहुत सारा तेल का भंडार है, मान ले 40% ही बिकता है। तुम आर्म्स सबमिशंस में इतना आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि वहां तुमने जनता को लगा रखा है। यहां पे तुम क्यों नहीं लगा रखे? जो भी तुम्हारा उत्पादन होता करने के लिए तुम क्यों बेरोजगारी कर रहे हो? तुम क्यों औरतों को आधा उठा के अंदर बंद कर दिया? सबको उत्पादन में लगाओ और सबको सप्ताह में 3 या 4 दिन दो, 5-6 घंटे काम करवाओ। देखो कैसे तुम्हारा देश किस तरह से विकास करता है। जी, मेरा सवाल दूसरा है कि क्या राष्ट्रपति जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पसंद का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, या सुप्रीम लीडर ने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा दिया है और सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये मेरा सवाल है। ये दोनों के बीच में तो चल रहा है, जब से नए राष्ट्रपति बने हैं दोनों के बीच में चल रहा है। जहां तक फिनांस मिनिस्टर का बात है, संभवतः इनके पसंद के नहीं है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, संभवतः इनके पसंद के नहीं है, इसलिए एक आधार बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिसे फिनांस मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा था, जिसपे ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है वह सोशल मीडिया से नहीं डेवलप कर सकता, यानी ट्वीट कर रहे हैं, ये सब वो सब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके पक्ष के तो नहीं है, तो साफ नजर आता है। नहीं तो इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ओपनली स्टेटमेंट देना नहीं होता। जी, हंगरी के राजदूत को फिर से क्यों तलब कर रहा है ईरान सर? हंगरी में जहां भी मीटिंग आपने कहा ना, ओआईसी का मीटिंग, और इन सब के बीच ये पहला इनका मीटिंग चल रहा है, यूरोपियन यूनियन और हंगरी के इनके बीच में, और जिसमें यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने कहा था कि 2-3 टापू हैं, मुझे नाम नहीं याद है, पर्शियन गल्फ में, जिस पर ईरान का कब्जा है, या ईरान कब्जा कहना ठीक नहीं होगा, ईरान का ही वह क्षेत्र आइलैंड है, जो कि हिस्टोरिकली काफी लंबे समय से उन्होंने कहा कि यह यूरोपियन यूनियन का है। हंगरी के राजदूत ने नहीं कहा, लेकिन हंगरी अभी यूरोपियन यूनियन का प्रमुख है, चीफ है, उसका प्रतिनिधित्व तो वही करता है। इस दिन को बुला के कहा तो राजदूत ने कहा कि ठीक है, आपके जो भी कंसर्न है हम अपने देश को साथ साथ यूरोपियन यूनियन को बढ़ा देंगे। और यह यूरोपियन यूनियन का एक भड़काऊ बात था, यह कहने का कोई मतलब नहीं था कि ये 3 टापू इनके हैं। आज मालदीव नहीं, हमारे जो बगल में जो छोटे छोटे टापू हैं, मान लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड का है या दूसरे हैं, और उसके लक्षद्वीप वगैरह के, उनको कह दे कि वो श्रीलंका का है, जबरदस्ती से ही कह दे, हालांकि श्रीलंका कभी ले नहीं सकता है, तो नेचुरली वो भड़काऊ भाषण होगा और कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल, हमने सीखा। और ये लोग ऐसे ही नहीं करते हैं, ये लोग बाकायदा ऐसी बातों की शुरुआत करते हैं, फिर एक माहौल बनाते हैं और फिर आपके सामने युद्ध के रूप में सब कुछ आ ही जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।